हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने 2D केस में यानी कि एयरफॉयल केस में डाइवर्जेंस देखा था। इस केस में हम फाइनाइट विंग लेंगे, मतलब 3D केस लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इस केस में डाइवर्जेंस स्पीड क्या होती है, डाइवर्जेंस कैसे होता है, कैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करके डाइवर्जेंस स्पीड निकालोगे, ठीक है। और जो भी उससे इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, एक साइड की विंग हमने यहाँ पे ड्रा कर ली है, जिसका सेमी स्पैन हमने BS दे दिया है, ठीक है। कोई एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये एलिमेंट जो कि डेल्टा जेड का है, उस साइड टार्क टी लग रहा है, इस साइड टार्क क्या होगा, टी प्लस डो टी बाई डो जेड प्लस डेल जेड। अगर हम ये कहें कि ये टार्क लीनियर वेरी कर रहा है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ डो टी बाई डो जेड इंटू डो जेड, दैट इज ए स्मॉल एलिमेंटल डेल्टा टी वी हैव एडेड इन ए टी, ठीक है। ओके, अब ये C/4 लाइन पर जो स्मॉल एलिमेंट है उस पर डेल्टा एल लिफ्ट है एंड डेल्टा एम नॉट मोमेंट भी है, ठीक है। जैसे वहां पर लिफ्ट पिचिंग मोमेंट अबाउट एरोडायनामिक सेंटर, वैसे यहाँ पर, ठीक है। फर्क बस इतना है, ये वाला टर्म टी एट टी प्लस डो टी बाई डो जेड इंटू डो जेड, बिकॉज यहाँ पर अब स्पेन आ गया है ना, वहां केस में स्पेन नहीं था, ठीक है। 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये टॉर्शनल एक्सेस है फ्रैक्चुअल लाइन, इससे जो लिफ्ट लाइन की डिस्टेंस है वो x इंटू सी है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में लिया। तो अगर हम बैलेंस करके क्वेश्चन लिखेंगे तो ये टॉर्क दिस डायरेक्शन में है, अगर इस तरीके से बात करें, ओके, एंड ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में, दोनों सेंस में अपोजिट है, राइट। तो अगर हम ये वाला साइन अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे करके चले क्लॉकवाइज, तो ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, वो निगेटिव ले लिया, तो नेट ये आ गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में डेल्टा एम नॉट है, प्लस कर दिया, और ये जो लिफ्ट की वजह से इस पे मोमेंट आएगा डेल्टा इंटू एक्स इंटू सी, ये ले लिया। एंड में क्या होंगे, पूरा नेट जीरो होगा, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया आपको। ये रूट कॉर्ड है, ये टिप कॉर्ड है, ये कॉर्ड लाइन है C/4 एंड ये फ्लक्चुअल लाइन है, ठीक है। फ्लक्चुअल एक्सेस आप बोल सकते हैं। और ये सेमी स्पैन है, और जो एलिमेंटल लेंथ ली है वो डेल्टा जेड है, ठीक है, और टी टॉर्क, ओके। अब एक साइड में सारी चीजें अरेंज करके क्या कर लेंगे हम, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन, मैंने पढ़ाया भी है, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल टू टी इंटू एल बाई जी जे, जहां जे जी शेयर मॉडुलस है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल लेंथ ऑफ ए रॉड है, एंड टी अप्लाइड टॉर्क है, एंड थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो इसके जरिए आप टी इक्वल टू जी जे इंटू डो थीटा बाई डो जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये टी की वैल्यू जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपको ये आएगा, ठीक है। और एम को भी स्पेंड कर दीजिए आप, ठीक है, और डेल्टा एल को भी स्पेंड कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो जब आप डेल्टा एल को एम को स्पेंड करेंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर सी एम नॉट इंटू सी, एंड एरिया क्या होगा, रेफरेंस एरिया सी इंटू डेल्टा जेड, ठीक है। तो जैसे हम लिख सकते हैं लिफ्ट इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर एस, तो वहां पर एस विंग रेफरेंस एरिया है, पर यहाँ पर जो एलिमेंट एरिया लोगे सी इंटू डेल्टा जेड, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब फिर डेल्टा एल को अगर हम स्पेंड करेंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर, फिर वही एरिया सी इंटू डेल्टा जेड, सी एल अल्फा थीटा प्लस अल्फा, जहां थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ओके। एंड ये जो एक्सी है, एक्सी सब उतार दिया सीधा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, जो थीटा से एसोसिएटेड टर्म है, देखिए ये वाला और ये वाला, उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर लिया, ठीक है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ऐसा करते हैं, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, सोल्यूशन के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, बस वही सेम चीज है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी जेड स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू इंटू थीटा एंड प्लस दिस वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम कोई कांस्टेंट मान ले, ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, जो भी है क्या कहते हैं, तो आप इस वाले को लेकर के कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इस वाले को लेकर के पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, तो सोल्यूशन क्या है, देखिए डेरिवेशन जो है मैंने 2D के केस में कर दी थी डेरिवेशन,
तो इस केस में मैं ऑलरेडी ड्राइव किया हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता निकलना और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल करके मैंने दिखा दिया कि वैल्यू कैसे आ रही। ठीक है। वो बहुत सारे केसेस होते हैं कि क्या कहते हैं आपका बेसिकली किस टाइप का इक्वेशन है, उस हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालते हो। ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड डाउट है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, तो वो सेपरेटली मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। सिंस दिस इज अ इंजीनियरिंग मैथ प्रॉब्लम, आई एम बिलीविंग दैट कि आप ये सब सारी चीजें कर लोगे। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाता प्लीज डू नॉट हेजिटेट, प्लीज कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब जरा सोचिए, जब आप कोई भी सोल्यूशन निकालते हो तो क्या करते हो? बाउंड्री कंडीशन पुट करके उसका जो है एसोसिएटेड कांस्टेंट निकालते हो, तब जाकर के सोल्यूशन कंप्लीट होता है। और बाउंड्री कंडीशन गलत पुट किया तो सोल्यूशन गलत आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट। ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन हमेशा, जब कभी भी बाउंड्री कंडीशन देखा करो तो ऐसे प्रैक्टिकल थिंकिंग रखा करो कि ओके ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, फिजिकली पॉसिबल है और नॉट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, मतलब एट द रूट पे कोई भी ट्विस्ट नहीं होगा। ये रिंग है ना, रूट एकदम फिक्स है, अगर रूट पे ट्विस्ट होगा तो पूरा टूट जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं होगा। मेक सेंस राइट? तो पहली बाउंड्री कंडीशन z इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर मान लीजिए z अगर 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो साइन 0 सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है। ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप ये माइनस का साइन है, ये 0 है तो इस साइड आ जाएगा, तो a इक्वल टू ये आएगा। सिंपल। ठीक है। तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि b की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर बाउंड्री कंडीशन पुट कर दो। तो अगर मान लो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो जैसे मान लो ये मैंने डिफरेंशिएट किया थीटा को, तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा। ठीक है। अगर कॉस है तो माइनस के साथ साइन आएगा और साइन है तो कॉस रहेगा। ठीक है। और जो अंदर लिखा रहेगा, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आर कांस्टेंट है, अगर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आर बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिर वही है कि अब जो है z इक्वल टू बी एस, मतलब एट द एंड टिप पर जो है वो क्या कहते हैं डो थीटा बाई डो जेड 0 होगा। ठीक है। लेंथ के रिस्पेक्ट में कोई चेंज होगा ही नहीं ट्विस्ट में, ऑब्वियसली। ठीक है। तो यहां पर क्या कहते हैं आप अगर पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो आप फाइनल निकाल करके b इक्वल टू a tan आर बी जेड आएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस tan होता है। ठीक है। ऑल राइट। और a की वैल्यू अगर यहां पुट कर दीजिएगा तो b की कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो a और b पता चल गया आपको। ठीक है। सारे कांस्टेंट मिल गए, राइट? ठीक है। जब सारे कांस्टेंट मिल गए हैं तो क्या करोगे, वापस सोल्यूशन में रख दो, आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो आपने ए बी की वैल्यू रख दी और ये सोल्यूशन आपका आ गया। ठीक है। अरेंज कर लिया। ठीक है। इस फॉर्म में अब आप देखो, अब आपका ये कौन सा फॉर्म है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका एक्सपेंशन होता है? कॉस ए माइनस बी का, जहां पर ए जो है आर जेड है और बी जो है आर इंटू बी एस है। ठीक है। अब अगर आपको डाइवर्जेंस कंप्लीट कराना है तो क्या होना चाहिए? थीटा इनफाइनाइट होना चाहिए। अब थीटा अगर इनफाइनाइट होना चाहिए तो क्या 0 होना चाहिए? ठीक है। ये वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी इनफाइनाइट, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो भी इनफाइनाइट। तो ये r इंटू बी एस इक्वल टू पाई बाई 2 ये आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको 0 पुट किया है। ठीक है। अब देखो r यहां पे क्या है, अब ध्यान रखना। r यहां पे जब आप ये चीज किए थे सोल्यूशन निकालते वक्त, ये याद है, ये दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है। तो आर स्क्वायर ये है, और जो आर अभी निकाल के आया है वो पाई बाई
2bs है तो पाई स्क्वायर बाई 4bs स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर अगर करेंगे तो, ठीक है। अब जो स्पीड अगर आप अरेंज रीअरेंज कीजिएगा तो v को आप v डाइवर्जेंस लिख सकते हैं इस केस में, क्योंकि आपने थीटा को इनफाइनाइट बना के ये सब निकाल। तो फाइनल स्पीड जो आपकी निकल करके आई है डाइवर्जेंस स्पीड, ये है पाई स्क्वायर जी जे डिवाइडेड बाई 2 रो सी स्क्वायर एक्स सी एल एल्फा बी एस स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। स्पीड तो देख लीजिए 2D के केस में क्या है और 3D के केस में कितना फर्क है, ठीक है। पर इंटरप्रिटेशन आप सेम लगा निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, अगर आप सी को एक्स को जीरो कर देंगे, मतलब लिफ्ट लाइन और टॉर्शनल एक्सिस को पास ले आएंगे, तो क्या होगा, आप कोई ट्विस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज नो डाइवर्जेंस अगर फिजिकली आप देखेंगे यहाँ पर इस फार्मूले से, तो यू विल गेट वी डी आई इक्वल टू इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी ऑब्वियसली कि अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट का जो आपने डिजाइन किया है इसकी डाइवर्जेंस स्पीड इनफाइनाइट है, तो मतलब फिजिकली वो कभी डाइवर्ज होगा ही नहीं, ठीक है, कभी भी डाइवर्जेंस होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप जे को बढ़ा देंगे, मतलब टेंडेंसी अच्छी रहेगी कि आपकी रीस्टोरिंग रहे, आई मीन टू से, तो वो क्या कहते हैं, आपका डाइवर्जेंस भी ज्यादा होगी। तो आप ऐसे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, सेम पे सेम ऐसे निकाला, ठीक है। अगर आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तब भी डाइवर्जेंस स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे मेरा कॉमन क्वेश्चन हमेशा पिछले क्लास में भी ऐसे पूछा था, मैंने बताया था, डाइवर्जेंस स्पीड आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही सही रहेगा आपके लिए। अगर आप ऐसा सोच लीजिए एयरक्राफ्ट की स्टॉल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और डाइवर्जेंस स्पीड 22 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉल स्पीड से तुरंत आगे बढ़े आप, डाइवर्जेंस आ गया, ये तो ठीक नहीं है ना। डाइवर्जेंस स्पीड जितनी ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट मैक्सिमम स्पीड जो परमिसिबल लिमिट है एयरक्राफ्ट की उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, तब ठीक रहेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि डाइवर्जेंस स्पीड हमेशा ज्यादा ही होती है, डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि देर में डाइवर्जेंस अकर हो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने आपको 3D केस में भी निकाल करके दिखाया। अगेन मैं कहता हूं, पिछली क्लास में मैंने फ्रॉम द स्केच आपको ड्राइव करके 2D केस में बताया था, यहां मैं ड्राइव करके लेके आया हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं आपके लिए। ट्राई किया है मैंने हर एक स्टेप को समझाने के लिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैथ का पोर्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, अगर मैं यहाँ पे बैठ करके अगर आपको ड्राइव करने लगता तो काफी ज्यादा टाइम हो जाता, तो जो आपका जो मेन फ्लेवर है स्ट्रक्चर का, एरोलास्टिसिटी का देने का, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता, ये मेरा मानना है। तो इस वजह से मैं क्या करूँ, जो जरूरत है मैथ की ना, आई बिलीव यू नो दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप सेपरेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो देख लीजिए, दोनों का कंपेयर कर लीजिएगा, आप एक वैल्यू, एक एग्जांपल ले लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, देख लीजिए कि 2D केस में 3D केस में क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेटर ऑन आई विल ट्राई टू टेक ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू गिव यू मोर फील, ठीक है। आने वाली क्लास में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा जिससे आपको मोर फील होगा। काफी सारे पुराने लेक्चरों में मैं कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल कराया भी है, ठीक है। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, थैंक यू सो मच।